Good morning, students. Let's continue with chapter 10 of history, India after independence. A third feature of the constitution was that it offered special privileges for the poorest and most disadvantaged Indians. तो तीसरी विशेषता संविधान की क्या है? पहले इससे दो वीडियोस में हम पहले दो फीचर्स पढ़ चुके हैं। तो थर्ड इसका जो विशेषता है, फीचर है, वो है कि स्पेशल प्रिविलेजेस, विशेष अधिकार जो है गरीब लोगों को संविधान के द्वारा दिए गए हैं। The practice of untouchability described as a slur and a blot on the fair name of India। तो अनटचेबिलिटी की जो प्रथा थी इंडिया में बहुत सालों तक, छुआछूत की भावना, जो जातीय भेदभाव था वो रहा है। तो इस जे इंडिया के नाम के ऊपर एक धब्बा है, काला धब्बा है, बदनुमा दाग है, तो इसको ख़त्म किया गया है। हिंदू टेम्पल्स प्रीवियसली ओपन टू ओनली द हायर कास्ट, जैसे जो ब्राह्मण लोग थे उनको हायर कास्ट में माना जाता था। तो टेम्पल्स में, मंदिरों में वो अनटचेबल्स को आने नहीं दिए जाते थे, उन लोगों को जिनको लो कास्ट कहा जाता था। तो नाउ वर थ्रोन ओपन टू ऑल, लेकिन अब मंदिरों के दरवाजे सबके लिए खोल दिए गए हैं, इंक्लूडिंग द फॉर्मर अनटचेबल्स, जो अछूत लोग जिनको माना जाता था उनके लिए भी। आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो रिकमेंडेड दैट अ सर्टन परसेंटेज ऑफ सीट्स in legislatures as well as jobs in government be reserved for members of the lowest castes। तो ये भी एक बहस का विषय रहा है कि जो लोएस्ट कास्ट हैं उनके लिए रिजर्वेशन लेजिस्लेचर्स में, विधानसभाओं में, असेंबलीज में उनको सीट्स जो हैं सुरक्षित रखी जाएं उनके लिए, और नौकरियों में भी उनको सुरक्षित रखे जाएं उनके अधिकार। इट हैड बीन आर्ग्यूड बाय सम दैट अनटचेबल्स और एज दे वर नो नॉन हरिजन। तो ये एक आर्गुमेंट दिया गया कि जो अछूत लोग हैं जिनको हरिजन भी कहा जाता है, कैंडिडेट्स डिड नॉट हैव गुड एनफ ग्रेड्स टू गेट इनटू द प्रेस्टिजियस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। कुछ लोगों ने कहा कि जो इंडिया की जो प्रतिष्ठित होती हैं, जो ओहदे होते हैं, प्रशासनिक ओहदे होते हैं, उनके जे काबिल नहीं है, जिनको नहीं दिए जाने चाहिए। बट एज वन मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली H.J. खांडेकर आर्ग्यूड, तो एक मेंबर जो थे उन्होंने क्या कहा H.J. ने कि इट वॉज द अपर कास्ट हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हरिजन्स बीइंग अनफिट टुडे। तो क्यों इनको अनफिट कहा गया? क्योंकि इनको तो स्कूल में आते तो थे, लेकिन क्लासरूम से बाहर ही बिठाया जाता था। तो नेचुरली है कि वो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाए, और फिर वो ऐसे सर्विसेज पे कैसे वो काम कर सकेंगे। तो उनको इस चीज़ से डिनाई किया गया। लेकिन H.J. खांडेकर ने ये कहा कि ये तो अपर कास्ट ही हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए कि आपने हमें अनफिट बना दिया है। एड्रेसिंग हिज मोर प्रिविलेज्ड कलीग्स, खांडेकर सेड, उसने अपने कलीग्स को, साथियों को कहा कि जो मोर प्रिविलेज्ड मतलब हैं कि जिनको विशेष अधिकार हैं, जो हाई कास्ट के लोग हैं, तो उनको संबोधित करते हुए कहा कि आपकी बदौलत है कि अगर हम आज पीछे हैं तो वी वर सप्रेस्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। उन्होंने कहा कि हमें हजारों सालों तक दबाया गया है। यू एंगेज्ड अस इन योर सर्विस टू सर्व योर ऑन एंड्स and suppressed us to such an extent that neither our minds nor our bodies and nor even our hearts work nor are we able to march forward। और उन्होंने कहा कि आपने इतना हमें दबा दिया कि हमें अपनी सर्विस में, अपनी सेवा में लगाए रखा, और अब हमारे माइंड्स के ऊपर इतना असर इसका मतलब हो गया है कि हमारी बॉडीज़ और हमारा इवन जो हार्ट है वो भी अब कुछ भी करने के काबिल नहीं रहा, जहाँ हम आगे नहीं बढ़ सकते। Along with the former untouchables, the Adivasis or scheduled tribes were also granted reservation in seats and jobs। तो ये प्रथा एक भयानक प्रथा थी। तो इसमें अब जो इसको ख़त्म किया गया संविधान में, क्योंकि संविधान में हर तरह के लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान का निर्माण करने वाली संस्था में शामिल किया गया था। तो सबके राइट्स को सुरक्षित रखा गया जहाँ इसमें संविधान में। तो अनटचेबल्स के साथ जो आदिवासी और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ST भी हैं, उनको भी रिजर्वेशन नौकरियों में ग्रांट की गई। लाइक द शेड्यूल्ड कास्ट, जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट को रिजर्वेशन दिया गया, इसी तरह से शेड्यूल्ड ट्राइब्स को भी रिजर्वेशन दिया गया। दीज इंडियंस टू हैड बीन डिप्राइव्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। ये लोग भी जो ट्राइबल पीपल थे, इनके साथ भी भेदभाव होता रहा है, इनको भी अनसिविलाइज्ड कहा जाता रहा है। द ट्राइबल्स हैड बीन डिप्राइव्ड ऑफ मॉडर्न हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। इनको मॉडर्न जो सेहत सहूलतें हैं, जहाँ पढ़ाई लिखाई की सहूलतें हैं, उनसे वंचित रखा गया। वाइल देयर लैंड्स एंड फॉरेस्ट हैड बीन टेकन अवे
बाय मोर पावरफुल आउटसाइडर्स। तो जो आउटसाइडर्स थे, ठेकेदार थे जहाँ अंग्रेज़ों के टाइम पे, इनकी ज़मीनें जो हैं वो और लोगों ने हथिया ली थी। द न्यू प्रिविलेजेस ग्रांटेड देम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन वर मेंट टू मेक अमेंड्स फॉर दिस। तो इसके लिए अमेंडमेंट करके, शोध करके संविधान में तो इनको भी विशेष रियायतें दी गई हैं। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली स्पेंट मैनी डेज डिस्कसिंग द पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस दोज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। और जब संविधान निर्माण करने वाली संस्था, जब सभा जो है उनकी मीटिंग्स होती थी, तो कई बहुत ज़्यादा टाइम तक मतलब इसके ऊपर बहस होती रही कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर्स जाएं या स्टेट गवर्नमेंट्स को ज़्यादा शक्तियाँ दी जाएं। सम मेंबर्स थॉट दैट द सेंटर्स इंटरेस्ट शुड बी फॉरमोस्ट। तो कुछ मेंबर्स ने कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके हित जो हैं उनको सबसे आगे रखा जाना चाहिए। फॉरमोस्ट मतलब सबसे आगे रखा जाना चाहिए। ओनली अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, इट वाज आर्ग्यूड, वुड बी इन पोजीशन टू थिंक एंड प्लान फॉर द वेल बीइंग फॉर द कंट्री एज अ होल। तो उनको लगता था कि सिर्फ सेंट्रल जो सरकार है वही पूरे कंट्री के लिए अच्छे से सोच सकती है। तो अदर मेंबर्स फेल्ट दैट द प्रोविंसेस शुड हैव ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम। तो कुछ लोगों का था कि प्रोविंसेस जो कि आजकल जैसे स्टेट्स हैं हमारे, तो स्टेट्स को ज़्यादा ऑटोनॉमी मतलब स्वय शासन उनको देना चाहिए, आज़ादी देनी चाहिए। अ मेंबर फ्रॉम मैसूर feared that under the present system democracy is centered in Delhi and it is not allowed to work in the same sense and spirit in the rest of the country। तो जो एक मेंबर थे मैसूर से, उनको डर था कि जो उस समय के जो हालात थे, तो दिल्ली में उनको लगता था कि जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित है और ये उस पीरियड में रेस्ट ऑफ द कंट्री, बाकी पार्ट में उस तरीके से जो नहीं शासन चलाएगी जो सरकार, जिस तरह से इसको चलाना चाहिए, तो स्टेट्स को ज़्यादा पावर दी जानी चाहिए। अ मेंबर फ्रॉम मद्रास इंसिस्टेड दैट the initial responsibility for the well-being of the people of the provinces should rest with the provincial governments। तो अगर उनको लगा कि ज़्यादा जिम्मेदारी जो है बाकी की वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के, जो रियासतें की सरकारें हैं, जहाँ आज के वर्तमान प्रेजेंट डेज में हम स्टेट्स कहते हैं, कि उनके साथ ज़्यादा ताकतें उनको दी जानी चाहिए। मतलब उनका मानना था कि जो प्रारंभिक जो प्रारंभिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ पास ही, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास ही रहनी चाहिए।